नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। देखो, हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम इसका तीसरा चैप्टर चालू कर रहे थे आज, जिसका नाम था विद्युत का प्रभाव। ठीक है। देखो, रसायन विज्ञान भी हम पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान को क्रम दर क्रम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो इस वीडियो में हम विद्युत के प्रभाव में समझते हैं, क्रम से समझेंगे। देखो, राजीव प्रकाशन की पुस्तक में क्या है ना, वो डिफरेंट दिया गया है और सर थोड़ा समझ में भी नहीं आता है उसका, तो भाई इसको क्रमबद्ध तरीके से हम समझते हैं, जो हमारा साधारण भी रहेगा, समझने में भी मजा आएगा। देखो, ये टॉपिक है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। विद्युत आवेश के बारे में पहले से बात करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बाद जाएंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस कि दोनों में विभवांतर क्या होता है, भाई दो बिंदुओं के बीच कैसा अंतर रहता है विभव का। इसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बीच विद्युत धारा, बताएंगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम चलेंगे विद्युत परपथ, आखिर किसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, और इसको जानने के लिए कि भाई अमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टमीटर से क्या होता है, धारा नियंत्रक क्या कहलाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके आगे चलेंगे हम ओम के नियम तक, ओम का नियम जानेंगे कि आखिरकार ओम का नियम होता क्या है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, भाई इसका मात्रक क्या होता है, V बराबर जो होता है उसको हम देखेंगे कि मतलब जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ऐसे बात करते हैं चालक में ओम का नियम। ठीक है, तो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। क्या है, आप पहली हेडिंग डाल लीजिए आवेश। क्या डालेंगे, आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, क्रोध, क्रोध आ जाना। देखो, एक यूनान के वैज्ञानिक थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक। थेल्स नामक वैज्ञानिक एक समय बैठे हुए थे, अब बैठे बैठे उन्होंने क्या किया कि अंबर नामक एक पदार्थ लिया, वस्तु ली, और उन्होंने पहले वहां पे एक भेड़ थी, भेड़ में उन्होंने घिसा, ऐसे ऐसे रगड़ा। उन्होंने देखा, सोच रहा कोई चीज है भाई, जैसे हम यहाँ पे घिस रहे हैं, देखना अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप गौर करना, ये पेज है, ठीक है, इसको गौर करना, तो देखो ये अपने आप उठेगा। देखो ये होना है। तो होता क्या है कि इन्होंने जब थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बैठी हुई भेड़ पे उन्होंने मला उस पदार्थ को, तो उन्होंने देखा किस तरह इसमें गुण उत्पन्न होता जाता है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बोले वाह। इसके बाद उन्होंने बिल्ली बैठी थी वहां पे, उसने बिल्ली को रगड़ा, अब उन्होंने उसमें भी देखा, बोले यार इसमें भी कोई गुण उत्पन्न हो रहा है। तो क्या हुआ कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि दो वस्तुओं को यदि आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि जब उन्होंने अंबर नामक वस्तु को इसमें बिल्ली की खाल में रगड़ा था, तो क्या हुआ था, वस्तुएं आपस में चिपक गई थी। तो कुछ क्या करता था, आकर्षण करता था, कुछ प्रतिकर्षण करता था। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या है, बोले आवेश है। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, आवेश नाम दिया। देखो, तो आप लिखेंगे इसमें, सबसे पहले आप आवेश में लिखेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गई आवेश की परिभाषा। अब आप नीचे डाल लेंगे थोड़ा सा विद्युत आवेश। देखो, कोई पदार्थ है, समझना, कोई पदार्थ है, तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, देखो समझते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा, प्रोटॉन का आवेश, दोनों के भाई जो आवेश है इनमें, तो दोनों एक दूसरे के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की शक्ति लगाते हैं, तब तो ये चिपके रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण की शक्ति लगाते हैं, इसे हम बोल देते हैं विद्युत बल। क्या बोल देते हैं, समझते जाना, विद्युत बल, क्योंकि इन्होंने क्या लगाया, आकर्षण और प्रतिकर्षण की शक्ति लगाई। अभी हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है या प्रतिकर्षित करने लगता है, इसे हम बोल देते हैं आवेश। अब इसके बाद उन्होंने विद्युत, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ही परिभाषा दी है, तो उन्होंने विद्युत आवेश की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है, दोनों एक ही चीज है। तो क्या लिखेंगे, देखो इन्वर्टर कुआं के अंदर हमको लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, आप लिख लेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है वह विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसको
क्यू से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो अभी इसका मात्रक आपको नहीं लिखना है, आप नीचे ये डैश लगाएंगे, लिखो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कितनी है? यहां पे लिख लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई लिखना पड़ेगा ये आपको, तो लिख लो वहां पे कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है? n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर E है। तो विद्युत आवेश क्या होगा? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू E। क्या हो जाएगा? Q बराबर N इंटू E। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश E है, तो विद्युत आवेश होगा Q बराबर N इंटू E। जहां E बराबर आप लिखेंगे, जहां E बराबर लिखेंगे 1.67 गुणे 10 की घाती माइनस 19 कूलम। क्या लिखेंगे? कूलम। तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलम। देखो ये हो गया आवेश। अब इसके बाद थेल्स नामक वैज्ञानिक शांति रूप से बैठ गए, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भाई आवेश होता है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। ठीक है। अब इसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिक आते हैं। देखो अब आप हेडिंग क्या डालेंगे? अब आप नीचे डालोगे आवेश के प्रकार। क्या डालोगे? आवेश के प्रकार। अब इसके बाद आते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। आप लिखो आवेश के प्रकारों का वर्णन अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने किया है। तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक है, फ्रैंकलिन ने भी यही चीज को देखा। थेल्स नामक ने जो खोज की, तो थेल्स की जब वस्तुओं को इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि यार इसमें दो प्रकार के आवेश है। नंबर एक तो धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। अब इसके बाद एक व्यक्ति थेल्स के पास जाता है, बोलता है क्यों थेल्स जी ये बताइए आपने दो प्रकार के आवेशों की खोज की है? तो नहीं, बदनाम करने की साजिश है भैया, हमने तो एक भाई आवेश बताया कि आवेश कैसे होता। अब फ्रैंकलिन को मिल गया मौका उसी में विच्छेद करने का। अब फ्रैंकलिन ने क्या किया कि कांच की एक छड़ ली। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? रेशम ऊन ली थी, मतलब ऊन ली थी उन्होंने, और इन्होंने भी वही चीज की। उन्होंने ऊन और बिल्ली की खाल ली थी, मतलब कि रेशम और बिल्ली की खाल, और इन्होंने भी रेशम और बिल्ली की खाल का ही वर्णन किया है। तो इन्होंने क्या किया? फ्रैंकलिन ने सबसे पहले कांच की छड़ को लिया, इन्होंने रेशम पर घिसा, बहुत अच्छे से रेशम पर इन्होंने घिसाई की। जब रेशम पर घिसाई की तो इन्होंने देखा, देखो उन्होंने जब रेशम पर घिसाई की तो उस छड़ को, कांच की छड़ को उन्होंने ऐसे टांग दिया। ठीक, घिसने के बाद इसके बाद उन्होंने दूसरी कांच की छड़ ली और उसको भी पुनः रेशम पे घिसने के बाद ऐसे टांग दिया बांध के। जब इन्होंने देखा कि ये छड़ आपस में कैसी हो रही है? दूरी की ओर हट रही है। जब दूर की ओर हटी तो इन्होंने इसको बोल दिया धनावेश। क्या बोल दिया? धनावेश। अरे बोले वाह। अब इसके बाद उन्होंने यही चीज दूसरी की, उन्होंने भाई अब कांच की छड़ ली, बिल्ली की खाल पे रगड़ा, उसको घचचा के उन्होंने इसको टांग दिया। ठीक, इसके बाद उन्होंने दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी बिल्ली की खाल पे रगड़ा, उन्होंने इसी छड़ पे उसको भी टांग दिया। अब इन्होंने देखा कि ये एक दूसरी की ओर आ रही है। क्या कर रहे हैं? एक दूसरी की ओर आकर्षण कर रही है, दोनों चिपक गई। उन्होंने कहा कि इसको इन्होंने बोली अरे अरे ये ऋणावेश है। क्या है? ऋणावेश है। अरे भैया बोले ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। तो आवेश के प्रकार लिखेंगे आप कि फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकारों का वर्णन किया है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डालेंगे आप धनावेश, नंबर दूसरा डालेंगे आप ऋणावेश। तो आप धनावेश में लिखेंगे कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। आप समझ चुके हैं कि उन्होंने भाई दो रस्सियों से दोनों छड़ों को टांग दिया था रेशम से रगड़ने के पश्चात, और दोनों ये कांच की छड़ें आपस में दूरी की ओर हट रही थी। ठीक है। क्या होता? प्रतिकर्षण लग रहा था, जिससे इन्होंने बोल दिया तो धनावेश। तो धनावेश की डेफिनेशन आपने समझ ली। इसके बाद आप लिखेंगे ऋणावेश। अब इसमें लिखेंगे कि जब कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। आपने समझा था इसको? भाई उन्होंने कांच की छड़ ली थी, बिल्ली की खाल पे रगड़ा था, रगड़ने के बाद दोनों छड़ों को टांग दिया था, वो चिपक गई थी, मतलब कि उनमें आकर्षण लग गया था, तो इन्होंने उसको बोल दिया था ऋणावेश। अब ऋणावेश और धनावेश दोनों आवेश मतलब खत्म। अब हमारा ये वाला जो पहली हेडिंग थी ये समाप्त हो चुकी है। ठीक है। अब आप दूसरी हेडिंग डालेंगे विद्युत विभव, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अरे कपड़ा कहां है भैया? ये रहा कपड़ा। देखो भाई विद्युत, ये ठीक है, मिटा रहे हैं हम। ठीक है। तो आवेश को टाइम लगता है, लगने दो, आवेश को समझो। ठीक है। कि आवेश होता क्या करना है? आवेश को पहले समझना है। यदि टाइम लगता है लगने दो, भाई समझ में आना चाहिए हमें।
ये जरूरी नहीं है कि आपने एक दिन में कितना पढ़ा, जरूरी होता है कि आपने आखिरकार एक दिन में या एक घंटे में पढ़ा क्या। देखो हम वीडियो देते हैं, वो अपना वीडियो तो मैं आपको पता है कि 30 मिनट या 35 मिनट का ही रहता है यार। 30 मिनट 35 मिनट यदि हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहां 4 सवाल करते हैं, क्योंकि कोचिंग में चलता क्या है, तो हम असलियत कोचिंग की बता दें। आप पहले 5 मिनट पहले जाओगे, 5 मिनट वहां वार्तालाप करोगे, वार्तालाप करने के पश्चात जो 2-4 क्वेश्चन आपके होंगे वो होंगे। इसके बाद 10 मिनट बाद, जब 10 मिनट जैसे ही बचेंगे तो उसके फिर वार्तालाप चालू है। तो कोचिंग एक टाइम पास है। क्या है? टाइम पास है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो घर बैठे ही पढ़ सकते हैं मोबाइल की सहायता से। अनिल कुमार आपके लिए हमेशा वीडियो ऐसे ही डालता रहेगा हाई स्कूल के लिए। अगले वर्ष भाई हम फर्स्ट ईयर और इंटर का दोनों का सिलेबस डालेंगे, ताकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े और वहीं अपने घर बैठे भाई देखते रहे, जब टाइम मिला उस क्वेश्चन को देख लिया, ऐसा किया करो। चलो तो हमारी दूसरी हेडिंग क्या है? विद्युत विभव, मतलब कि आप इंग्लिश की डाल सकते हैं, ये डली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो विद्युत विभव होता क्या है कि ये क्या है, क्यू है, ठीक है, ये एकांक धनावेश है, मतलब समझते हैं कि ये इकाई धनावेश है। चलो यहां पे ना लिखो क्यू को, देखो हम इकाई धनावेश को यहां पे लिखते हैं, ठीक है, ये इकाई धनावेश है। क्या है? इकाई धनावेश है, ठीक है। ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में ये कोई बिंदु स्थित है। क्या है? बिंदु स्थित। इसको एकांक जो इकाई धनावेश है, इसको इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इकाई धनावेश को जो अनंत पर स्थित है उसको किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। आप डेफिनेशन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। भाई देखो बार बार सुनना चाहते हो तो आप टिक टिक 10 सेकंड पीछे हो जाएगा, हम बता देंगे, ठीक है। मासी रूप कर रहा है मास्टर, भाई हमें भी महीने में पैसा मिलता है तो उसका मतलब यही है भाई हम भी मास्टर हैं। अब वो थोड़ी क्या आया प्रोफेसर डिग्री भाषण दे गया चला गया, नहीं, आप पीछे करिए, बार बार देखिए, ठीक है। देखो उसी के आगे आपको लिखना है कि इसे V से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा भाई हो गया कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। W V क्या है? V क्या है जी? देखो इसको लिखना है आपको, ये क्या है? विद्युत विभव है, ठीक है। W क्या है? इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। Q क्या है? ये इकाई धनावेश है। क्या है? इकाई धनावेश है। अब देखो ये कार्य है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इसको लिख सकते हैं कि इसका मात्रक या तो होगा भाई, इसको लिख सकते हैं कि या तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम। क्या होगा? मात्रक क्या होगा इसका? जूल प्रति, मात्रक में यहां लिख दो आप इसको भाई, सीधी सी मात्रक डालो। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। नहीं, लेकिन इसका मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वोल्ट। अब वोल्ट क्यों लिखा जाता है? देखो इटली के वैज्ञानिक थे एलसेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने विद्युत विभव की खोज की थी। एलसेंड्रो वोल्टा के सम्मान के लिए उन्होंने विद्युत विभव का मात्रक दे दिया था वोल्ट। क्या दे दिया था? वोल्ट। तो आपका विद्युत विभव भी, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल था, ये भी समाप्त हो गया। बस इतना ही बहुत है विद्युत विभव के बारे में। अब आपका दूसरा टॉपिक भी समाप्त हुआ। तीसरी चीज है आपकी विभवांतर, विभव अंतर। तो आप तीसरी हेडिंग डालेंगे, इसको भी मिटाते हैं। देखो इसमें आप एक चीज और लिखेंगे, यह एक कैसी राशि है, यहां पे लिख लो आप नोट लगा के नीचे, यह एक, जहां इसकी परिभाषा खत्म होती है वहीं उसी के नीचे जस्ट लिख दो, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। इतना लिख दो कि यह एक अदिश राशि है। चलो अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है।
विद्युत विभव भी आपका समाप्त होगा। अब आपकी तीसरी हेडिंग है विभवांतर। देखो विभवांतर मतलब सीधी सीधी वो बता रहा, विभव अंतर मतलब कि दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं में क्या है, अंतर कितना है, विभव का दोनों बिंदुओं के बीच अंतर कितना है, तो उसे हम बोल देते हैं विभवांतर। क्या बोल देते हैं, विभवांतर। तीसरी हेडिंग है आपकी विभवांतर। देखो यहां पे विभवांतर हमने कर दिया है गलत, तो देखो वह यहां होना चाहिए, चलो अभी लिख देते हैं ये विभवांतर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश आप डाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है बी। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों के पास विभव है कि नहीं है। तो देखो अब दोनों के विभव में अंतर क्या है, दोनों के दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर क्या है, यही कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही हम कहते हैं विभवांतर। अब नीचे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, देखो यहां पे कोई Q होगा, ये Q1 होगा और ये Q2 होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। देखो दोबारा तीसरी बार बताते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे भी हम V से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, V से। तो कहीं कहीं पे इसका V बराबर मिल जाता है W/Q। विभवांतर का जो सूत्र भी मिल जाता है वो क्या मिलता है, W/Q। ये क्या है, ये एकांक धनावेश है, जो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। ये क्या है, ये एक एकांक धनावेश है। ये क्या है, ये विभवांतर है। क्या है, ये विभवांतर। ठीक, इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। देखो कहीं कहीं पे मिलता है VA माइनस VB, क्योंकि दोनों के बीच विभव का अंतर है। VA माइनस VB बराबर W/Q0। ठीक है, ये एकांक धनावेश होता है। कहीं कहीं पे हमें ये वाला सूत्र मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर जो सूत्र मिलता है वो W/Q यही मिलता है, विभव विभवांतर का दोनों का एक जैसा सूत्र। देखिए आपकी तीसरी जो हेडिंग थी विभवांतर, ये भी आपने समझ ली है। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं। हमारी चौथी हेडिंग जो चलेगी वो चलेगी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो विद्युत धारा मतलब कि जहां भाई हमें लगता है, देखो विद्युत धारा का नंबर एक तो सूत्र आपको याद करना है, I बराबर होता है Q/T। मतलब कि किसी पर्वत में प्रवाहित आवेश की दर या एकांक आवेश को प्रवाहित करने में लगा समय उस पर्वत की विद्युत धारा कहलाती है। सीधी सी बात है कि मतलब कि एक सेकंड में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, यही कहलाता है विद्युत धारा। तो हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, किसी परिपथ में एकांक आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q/T। ये क्या है, कूलाम है। ये क्या है इसका, ये सेकंड है। ठीक है ना। तो किसी परिपथ में या किसी चालक में एकांक कूलाम को प्रवाहित करने में लगा समय क्या कहलाता है, विद्युत धारा। दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एकांक कूलाम को प्रवाहित करने में लगा समय विद्युत धारा कहलाता है। चाहे आप लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में एकांक आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी आप डेफिनेशन दो में से एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q/T। तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मात्रक SI पद्धति में, SI
पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे आप, विद्युत धारा एक आदेश, कैसी? एक आदेश राशि है। विभव कैसी? विद्युत विभव जो था वो भी एक आदेश राशि था, और विद्युत धारा भी कैसी आदेश राशि? एक आदेश राशि है। देखो, तो ये था हमारा विद्युत धारा। ये सूत्र आपको याद करना, I बराबर Q अपॉन टी, W बराबर या V बराबर W अपॉन Q, क्योंकि ये सूत्र जो होता है हम कहीं कहीं पे Q बराबर I इंटू टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो सकती है आपको कि सर I इंटू टी कहां से आ गया। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि T बराबर होता है Q अपॉन I। क्या होता है? T बराबर Q अपॉन I। ठीक है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये इसके सूत्र थे। देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे तो हम बताते चलेंगे, चिंता ना करना यार, सब होता चलेगा अपना। देखो, चौथी भी अपनी हेडिंग हो गई है भैया, दादा लोगों, चौथी भी हेडिंग हो गई है। देखो, मिटा दिया हमने तुरंत। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट पहले भी ले सकते हैं, बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथी हेडिंग भी हमारी समाप्त हुई। अब हम समझते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को जो काहे में प्रवाहित करेंगे? किसी परिपथ में या चालक में, तो इसको समझते हैं विद्युत परिपथ। क्या समझते हैं? हमारी पांचवी हेडिंग क्या है? विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ। अगली हमारी जो पांचवी हेडिंग है वो विद्युत परिपथ। इसको इंग्लिश में हम वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोलते हैं। इसमें लिखेंगे आप कि विभिन्न विद्युत उपकरणों या यंत्रों का ऐसा संयोजन। देखो, दूरी होती है ना, हमें बल्ब चलाना है, फ्रिज भी चलाना है, तो दूरी को जोड़ देते हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि विभिन्न विद्युत उपकरणों या यंत्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। अब आप नीचे डालेंगे, यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 में डालेंगे आप अमीटर। क्या डालेंगे? अमीटर। अमीटर में लिखेंगे आप, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक अत्यंत कम प्रतिरोध का तार लगा रहता है। इसका संयोजन हमेशा श्रेणी क्रम में किया जाता है। यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। और आप नीचे लिखेंगे, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। भाई, एक आदर्श जो अमीटर होगा उसका जो प्रतिरोध होता है वो अत्यंत कम होता है। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे अब आप वोल्ट मीटर। क्या डालेंगे? वोल्ट मीटर। ये इटली के वैज्ञानिक हैं एल सेंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है? इसमें लिखेंगे आप वोल्ट मीटर में, इसका उपयोग विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसका संयोजन हमेशा समांतर क्रम में होता है। इसमें एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा होता है। क्या होता है? इसका उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। इसका संयोजन हमेशा समांतर क्रम में होता है। इसमें एक अत्यंत अधिक या एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा होता है। आप इसी के नीचे लिखेंगे, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। देखो, अब अमीटर श्रेणी क्रम क्या कहलाता है? देखो, समझना, ये प्लस ये माइनस, ठीक, यहां पे लगा देते हैं हम बटन, ये ऑन ऑफ वाला बटन हो गया। ये क्या है? ये एम्पियर। आप समझा रहे हैं? देखो, ये माइनस है, ठीक है, धारा हमेशा प्लस की तरफ से प्रवाहित होती है। ये वाली धकाक धकाक जा रही है धारा, अब ऐसे जाएगी और माइनस की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, प्लस से चालू होती है और माइनस की तरफ जाती है। तो मतलब कि ये क्या है कि ये श्रेणी क्रम है। अब इसको हम समझेंगे कैसे श्रेणी क्रम को। दूसरे को यहां से पकड़ो, ठीक है, और ऐसे पसार दो पूरा, तो ये प्लस वाला जो चिन्ह है वो यहां आ जाएगा, और ऐसे ये जो बटन था ये यहां आ जाएगा, ये जो हमारा एम्पियर अमीटर लगा हुआ ये यहां आ जाएगा,
और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये दूसरा आ जाएगा, यहाँ ये माइनस वाला आ जाएगा ना, पूरा पसार देंगे तो इसे हम समझ लेंगे कि ये कैसा है, ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, सवाल भी आते हैं तो उसको ऐसे ही हम तोड़ के उनको लगाएंगे कि श्रेणी क्रम में कितना है, समांतर क्रम में कितना है। अब देखना, अब समांतर क्रम वाला समझना, उसको भी यहीं पे समझाते हैं इसी में। अब यदि हम उसको यहां पे ये और ये हमने क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब बताओ यदि आप इसको ऐसे पसार देंगे तो ये तो यहीं चिपका रह जाएगा ना, चिपका रह जाएगा कि नहीं, V तो यहीं चिपका रहेगा। तो ये हमेशा ये कहता था समांतर क्रम, तो वोल्टमीटर को ऐसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता ताकि चिपका, झींक भी देंगे तो ये कैसा इसमें फॉल्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा ना, तो ये होता है समांतर क्रम। और यदि पसर जाता तो वो होता है श्रेणी क्रम। इसके बाद तीसरा जो परपथ होता है वो होता है, तीसरा है धारा नियंत्रक। इसका उपयोग विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार लगा होता है। यह तार चिमनी मिट्टी के बेलन में लपेट दिया जाता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा ताप गुणांक अत्यंत कम होता है। कैसा होता है, ताप गुणांक अत्यंत कम होता है। तो ये हो गए आपके विद्युत परिपथ, अमीटर, वोल्टमीटर और धारा नियंत्रक। देखो, विद्युत धारा के बाद हमको विद्युत परिपथ समझना अत्यंत आवश्यक था, तो इसको लिख भी सकते हैं। यदि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा तो विद्युत परिपथ को समझाइए। ठीक है, चित्र भी बनाना है आपको। देखो, इसका अलग बना देना, इसका अलग बना देना भाई, पूरा बनाना है, इसके बाद इसको नीचे लटका देना, हो जाएगा। तो अब आपकी जो लास्ट हेडिंग बचती है वो है ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है कि विद्युत धारा विभवांतर की कैसी होती है, समानुपाती होती है। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे हम बोल देते हैं ओम का नियम। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक की विभवांतर के समानुपाती होती है, या उसी चालक में प्रवाहित विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम या ओम ला भी आप कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ओम ला। कौन सी हेडिंग है आपकी, छठी हेडिंग है। ठीक है, इसमें आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित, लिखते जाओ, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I उसी चालक में प्रवाहित विभवांतर के, उसी चालक में प्रवाहित विभवांतर के समानुपाती होती है। I समानुपाती होता है V, तो I बराबर हो जाता है R V। जो R क्या है, R एक नियतांक है, तो R बराबर हो जाता है V अपॉन I। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है ओम का नियम। कैसा होता है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I उसी चालक में प्रवाहित विभवांतर V के समानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। I समानुपाती होता है V के, तो I बराबर हो जाता है R इंटू V, जहां R एक नियतांक है तो R बराबर निकल के आता है V बटे I। देखो, अब R बराबर जो V बटे I निकल के आया है, तो इसका क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। देखो, यहां से कई सूत्र निकल के आ जाते हैं। ओम का नियम हो गया आपका, ओम का नियम बस इतना ही है। मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। अब ध्यान देखना, आर बराबर होता है, सूत्र बताते हैं, आर बराबर होता है वी अपॉन आई। तो हमने अभी एक जगह पढ़ा था, वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी बराबर को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू बटे आई। ठीक है, तो ये कहां जाएगा भाई, ये तो बटे 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन आई बटे क्यू आ जाएगा। तो ये भी सूत्र आपका निकल के आएगा, जो आपको जब सवाल आएंगे तो वहां पे करने के लिए ये ऐसे सूत्र आ सकते हैं। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। अभी हमने निकाला था वहां पे जब धारा वाला पढ़ा रहे थे। तो आर बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन आई, क्यू बराबर हो जाएगा आई अपॉन टी। तो ये कट जाएगा, तो आर बराबर डब्ल्यू अपॉन टी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आर बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो ये सब सूत्र हम निकालते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हम निकालते जाते हैं। तो ये सूत्र हम तब निकालेंगे जब आपको हम सवाल करवाएंगे, तो वहां पे इनको पहले हम निकाल के बता देंगे, आपको लिखवा देंगे, इसके बाद हम सवालों को चालू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका
पहला वीडियो रहेगा विद्युत के प्रभाव में, जिसको हमने आज विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, ओम के नियम तक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और विशिष्ट प्रतिरोध से हमारा या संयोजन उसमें हम पढ़ लेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो चलते हैं और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। देखो एक हमारा और चैनल चल रहा है निगम न्यूज के नाम से, तो जिसके वीडियो डेली हम अपलोड कर रहे हैं, उसमें भी निगम न्यूज में, जिसमें गैंग रेप है या किसी लड़की से छेड़खानी वाला संबंधित कोई वीडियो है, और या किसी की मौत का वर्णन है, पुराने जो भी प्राचीन काल का इतिहास है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी 5-5, 6-6 मिनट का वो वीडियो रहेगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बहुत बहुत आपको धन्यवाद।